अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साबिर कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप बताएँ कैसी हैं? जी, मैं भी बिल्कुल खैरियत से और मैं इस बात पे बड़ी खुश हूँ कि आपने अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, जर्मनी में रहने वाले लोगों के लिए टाइम निकाला और हमें वो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जिसका ज़्यादातर लोगों को बड़ा शिद्दत से इंतज़ार रहता है या वो कहते हैं ना कि चाहते हैं कि इस चीज़ में इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए। तो आज आपके थ्रू मैं अपने इस मीडिया के थ्रू भी चाहूँगी कि लोगों को वो मालूमात मिल सके, जिसके लिए अक्सर हम कोशिश करते हैं कि वो मालूमात हमें सही अपनी ज़बान में, अपनी लैंग्वेज में मिल सके। तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। थैंक यू। जी। अच्छा जी, ज़ीशान सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि यहाँ घर बनाना, जिसे कहते हैं ना कि घर बनाना ज़्यादा आसान है, ना कि आपको प्लॉट लेना ज़्यादा आसान है। सबसे मैं इसको थोड़ा-सा इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ कि पहले तो मेन जो क्वेश्चन है वो ये कि क्या आपने अपनी सारी उम्र एक 2 कमरे के अपार्टमेंट में गुज़ारनी है? या आपने एक बड़े घर में, एक कुशादा घर में एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारनी है? ये एक डिसीज़न है जो आपने लेना है। उसमें बिल्कुल, कई फैक्टर्स आते हैं। क्या आप सिटी में रहना चाहते हैं? क्या आप सिटी का शोर-शराबा पसंद करते हैं या आप कामनेस पसंद करते हैं? अगर आप कामनेस पसंद करते हैं तो ऑब्वियसली अब आप कहेंगे कि यार मैं सिटी से दूर जाऊँ, ठीक है? हुँ, इस तरह की चीज़ें और फिर बहुत से लोग यहाँ जर्मनी में इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो समझते हैं कि जर्मनी में प्रॉपर्टी बाय करना नहीं यार ये तो इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल ये तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। हम लोग तो जस्ट अभी नए-नए यहाँ आए हैं 3-4 साल हुए हैं या 6 साल हुए हैं। अभी तो हमारे पास ब्लू कार्ड है या नीदरलासुंग जस्ट अभी नई-नई आई है। तो हम तो अब बाय नहीं कर सकते यहाँ तो प्रॉपर्टीज़ बहुत महँगी हैं। तो अब इस तरह के कुछ जो पॉइंट्स हैं ना, इस तरह की चीज़ें उसकी वजह से हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी अ, अपॉर्च्युनिटीज़ मिस कर जाती है। अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर हैं या आप नीदरलासुंग पे हैं, तो आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़े कानून के खजाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ बहुत से टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो हम आगे चल के बात करेंगे इस अ, इस अ, इस शो में कि हम किस तरह से एक जॉब होल्डर बंदा जो कि सैलरीड पर्सन है वो किस तरीके से प्रॉपर्टी बाय कर सकता है या बना बनाया घर बाय कर सकता है किस तरह से फाइनेंसियरिंग किस तरह से हो सकती है आपको कितना जो है अपफ्रंट कैपिटल है और इवन आपके पास अपफ्रंट कैपिटल अगर नहीं भी है तब भी आप कैसे इस सारी चीज को आगे लेके चल सकते हैं घर खरीदना चाहिए या लैंड खरीदनी चाहिए देखें इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट ठीक है, अगर आपको आपके बजट में एक अच्छा घर मिल जाता है, तो देन आई वुड से कि आप बना-बनाया घर खरीद लें। लेकिन अगर आपके डिफाइंड बजट में बना-बनाया घर नहीं आ रहा, तो फिर उसमें आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन है, वो ये कि आप कहीं से सब्सिडाइज्ड लैंड खरीदें, कहीं से सस्ती जगह खरीदें और फिर उसके ऊपर आप घर कंस्ट्रक्ट करें। अब वो सब्सिडाइज्ड लैंड कैसे मिल सकती है और वो उसको अप्लाई करने के क्या तरीके होते हैं, उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, अपफ्रंट कैपिटल कितना चाहिए, ये वो सब सवालात हैं, तो जिसको जिसको हम आगे फर्दर इसको आंसर करेंगे। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था कि क्या करना चाहिए, देखें चीज़ें तो दोनों ही अच्छी हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट एंड टाइम। अगर आपके पास बजट है तो फिर बजट भी है और टाइम भी है तो फिर आप लैंड खरीदें लैंड खरीद के अपनी मर्जी का नक्शा बनवाएं आर्किटेक्ट से और अपनी मर्जी का घर बनाएं और लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है आप फुल टाइम जॉब होल्डर हैं बट जो घर आपने देखा है या आपने पसंद किया है वो आपके बजट में आ रहा है तो देन उस घर को खरीद लें बने बनाए घर को खरीद लें क्योंकि उसमें हैसल कम है। अ, अमूमन ये होता है कि जब आदमी अपनी यहाँ लाइफ शुरू करता है तो एक यही लगता है कि जी घर जो है ना एक बहुत बड़ा मरहला है जो कि शायद कभी ना हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? अगर मिसाल के तौर पे हम घर लेना चाहते हैं तो कितनी जॉब होनी चाहिए और किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चल सकते हैं? पहले हमें बैंक जाना चाहिए या कोई बैंक की इंश्योरेंस वगैरह कोई ऐसी होती है वो करवानी चाहिए? ये आप ज़रा तफ़सील से बताइए। अच्छा आपका क्वेश्चन था कि कितनी जॉब होनी चाहिए।
अच्छा, उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो टेक्निकल पॉइंट्स ज़रा ज़्यादा ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़ा जो पॉइंट है वो ये कि आपकी एक कंसिस्टेंट इनकम होनी चाहिए। आपके पास, अगर आप जॉब होल्डर हैं, तो आपके पास unbefristet जॉब का फ़ितराक होना चाहिए। आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि unbefristet हो। और फिर उसमें आपका, आप प्रोबे साइट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। और आपकी जो सैलरी है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और उसमें आपकी सैलरी, अ, उसे कहते हैं हाउस होल्ड्स एक्सपेंस, ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंस, जो आपके नॉर्मल हाउस होल्ड एक्सपेंस हैं, आपकी सैलरी में से जब अगर उनको माइनस करें, तो उनको माइनस करने के बाद आपके पास इतनी रकम पीछे बचनी चाहिए कि आप जो भी प्रॉपर्टी बाय करें या घर बाय करें या लैंड बाय करें, उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकें, यानी अपने जो नॉर्मल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं उनको डिडक्ट करने के बाद। तो एक क्वेश्चन आता है, जो लोग कहते हैं कि आइगन कैपिटल, आइगन कैपिटल, कि आइगन कैपिटल कितना होना चाहिए। अब इसमें सिंपल सिंपल रूल ऑफ थंब है कि जितना ज्यादा आइगन कैपिटल आपके पास होगा, उतने ज्यादा आपकी फिनेंसियरिंग अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इट्स मस्ट। देखिए, रूल ऑफ थंब क्या है, मैं आपको एक जस्ट बड़े सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक घर खरीदना चाह रहे हैं जिसकी टोटल प्राइस 500,000 है, 5 लाख यूरो है, ठीक है, तो उसका 10%, ये क्या मस्ट नहीं, ऐसा नहीं है कि मस्ट होना ही चाहिए, लेकिन इट्स अ वेरी गुड अप्रोच, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव एटलीस्ट 10% ऑफ दैट अमाउंट। क्यों 10%? उसकी रीजन ये है कि 10% में से, देखें, अगर आपने डायरेक्ट किसी पर्सन से खरीदा है, माकलर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, दरमियान में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर तो इवन बल्कि आप 7% पे भी कर सकते हैं, कि आपको उस अमाउंट का 7% आपके पास अगर हो जाए, वो 3% वैसे ही कम हो गया, क्योंकि 3.57% मार्क्सर ले जाता है। उसके बाद ऑलमोस्ट ग्रुंड बुक में आइंतराग करना, एंट्रीज करवाना, वो जिसको पाकिस्तान में कहते हैं ना रजिस्ट्री इंतकाल करवाना जगह का, वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो तकरीबन आप समझ लें कि वो भी अप टू 3% होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नोटार यानी नोटरी की फीस, यानी जिस बंदे ने आपका ये सारा प्रोसेस करवाना है, करना है, वो सारी जो लीगैलिटीज, तो उसकी भी फीस तकरीबन ऑलमोस्ट 3% बन जाती है, 3.2 3.3% तो वो सारा कुछ मिला के 3% नोटार का, 3%, 3.57% मार्कलर का, और ग्रुंड बुक फीस, ये सारा कुछ मिला के तकरीबन 10% बनता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप 5 लाख का प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 50,000 मेरे ख्याल में हो तो वो बेस्ट है। उसमें एटलीस्ट ये होता है कि आपके जो नेबन कॉस्टन, इसको कहते हैं नेबन कॉस्टन, तो ये आपकी बाउ नेबन कॉस्टन जो है, ये सारी आपकी उसमें आइगन कैपिटल में कवर हो जाती हैं। तो बैंक्स भी जो हैं वो थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। बैंक कहते हैं कि जी चलें ठीक है, आपकी जो साइड एक्सपेंसेस जो हैं, नेबन कॉस्टन जो है, वो आप अपनी अमाउंट से कवर कर रहे हैं, तो ठीक है, हम आपको जो है फिनेंसियरिंग आपकी अप्रूव कर देते हैं। आपके लिए, आपके फाइनेंसिस के लिए, आपको आपकी फिनेंसियरों की कंडीशंस के लिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब वो लोग कहाँ जाएँ जिनके पास 50,000 यूरो नहीं है, ठीक है? वो लोग कहाँ जाएँ? क्या वो घर नहीं खरीद सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो घर खरीद सकते हैं, ठीक है? लाज़मी नहीं है। बहुत से बैंक्स ऐसे हैं जो कहते हैं यार चलो ठीक है, अगर आपके पास आइगन कैपिटल नहीं है तो हम आपको 100% फिनेंसियरिंग कर देते हैं। तो वो 100% फिनेंसियरिंग भी, लेकिन उसमें क्या होता है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, सेटबैक्स क्या होता है? अब ड्रॉबैक उसका ये है कि एक बंदा जो कि 60,000 या 70,000 आइगन कैपिटल ला रहा है, तो ऑब्वियसली उसको अगर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 3.1% या 2.1%, मैं जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कि अगर बिल्कुल, उसको 3% इंटरेस्ट रेट उस बंदे को मिल रहा है, और आप ऑन द अदर हैंड यू आर ब्रिंगिंग नो आइगन कैपिटल, यू आर ब्रिंगिंग नो अपफ्रंट कैश, आप कह रहे हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे तो सारा कुछ आपने ही देना है, तो जाहिर बात है बैंक कहेगा, बैंक के लिए आप थोड़े से रिस्की कस्टमर हैं। ऑन द अदर हैंड एक बंदा जो कि 50,000 या 60,000 अगेन कैपिटल शुरू में लेके आ रहा है, बैंक के लिए वो उतना रिस्की कस्टमर नहीं है। आप ज़्यादा रिस्की कस्टमर हैं। तो ऑब्वियसली उस कस्टमर को बैंक अच्छे इंटरेस्ट रेट, अच्छी कंडीशंस ऑफर करेगा। अगर उसको 3% ऑफर कर रहा है, तो आपको हो सकता है बैंक कहे कि भाई आपको तो मैं 3.3% पे दूंगा।
तो सीधा-सीधा 0.3% इंक्रीज़ हो गया। इस तरह की जो कंडीशंस है ना, जो इंटरेस्ट रेट कंडीशंस जो हैं, सिंस कंडीशनन जिसको कहते हैं, वो उनमें मसला आता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या आपकी नेशनैलिटी रोल प्ले करती है इसमें? हुँ, यस, आपकी नेशनैलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, देखिए अब मैं आपको एक केस बताता हूँ, केस वाइज़ चलते हैं। आपके पास नीदरलासुंग है, ठीक है? हुँ, परमानेंट रेज़िडेंसी है, इसका मतलब है कि आप स्टिल जर्मन नेशनल नहीं हैं। आपके पास जिस नीदरलासुंग है, लेकिन पासपोर्ट आपका पाकिस्तानी है। अब पाकिस्तान। उस पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपके लिए ऑप्शंस बहुत कम रह जाती हैं। यानी हाँ, जो फिनेंसियरों की ऑप्शन है, जो बैंक्स हैं, बैंक्स आर हेजिटेंट। बैंक्स कहते हैं कि दिस पर्सन हैज़ अ नॉन यूरोपियन पासपोर्ट। ये जितने भी बैंक्स हैं, डॉइचे बैंक, स्पारकासे, जितने भी बैंक्स हैं ना, बैक एंड पे ये सब उस पोर्टल के थ्रू ही फिनेंसियरों चेक करते हैं, वो सारी डिटेल्स वगैरह उसके अंदर एंटर करके। तो अब बेसिकली वो जो पोर्टल है, उस पोर्टल में 200 से 250 या 300 के करीब बैंक्स हैं, और जब भी कोई अनफ्रागे या कोई क्वेश्चन आता है। डालना होता है या आता है, तो वो उस बैंक में आपका सारा उस पोर्टल में आपका सारा डेटा डलता है, और उसके बाद वो सारा फिल्टर आउट होके आपकी जो डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, या जो इनपुटेड इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक आपके पास वो दिखा देता है कि जी ये 10 या 12 या 15 बैंक्स हैं जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक, या आपको फिनांसियरिंग देने के लिए राज़ी हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं, आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, चाहे जर्मनी, फ्रांस, इटली, हुँ, लाज़मी नहीं जर्मनी, आपके पास यूरोपियन अगर पासपोर्ट है, तो देन आपके पास वो जो पूल ऑफ बैंक्स हैं, वो जो ऑप्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। ऑन हुँ, द अदर हैंड, अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो 95 ओवर नाइन एक्चुअली आई वुड से ओवर 97%, 97% बैंक्स कहते हैं कि नहीं भाई, हमारे हाथ खड़े हैं, हम इस बंदे को नहीं देंगे। ये नॉन यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अब मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने जब अपनी फाइनेंसियरिंग अप्रूव करवाई थी, मैंने ग्रुंच 2 खरीदनी थी, और वो मैंने ग्रुंच 2 खरीदने के लिए मैं बैंक के पास गया, तो आई वाज़ शॉक्ड। और मतलब बड़ी अच्छी सैलरी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ ठीक था। तो दे सेड कि यार आपके लिए जो है ना थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने कहा यार मेरे लिए क्यों मुश्किल होगा? मैं तो कुछ आइगन कैपिटल भी लेके आ रहा था साथ। मैंने कहा कि भई मेरे पास तो आइगन कैपिटल भी है, बिल्कुल, अच्छी सैलरी है, पिछले पिछले 8 साल से फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, बड़ी अच्छा कमा रहा हूँ, हुँ, और एवरीथिंग इज़ ओके। तो देन उन्होंने मुझे बताया कि भई आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी है, आपका नॉन यूरोपियन पासपोर्ट है, इस वजह से तो हमारे पास बैंक्स की ऑप्शन ही नहीं है। तो वो कहते हैं ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट होता, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होनी थी, और उन ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगती, वो हम आपको दे देते, या आप वो चूज़ कर लेते। तो करेक्ट, बेसिकली आपके पास ऑप्शन कम रह जाती हैं। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्टिल इसका ये मतलब नहीं है कि आप कर नहीं सकते। हाँ, ठीक हाँ। है, आपको थोड़ा-सा इंटरेस्ट रेट थोड़ा-सा बुरा मिल जाएगा, थोड़ा-सा डिफिकल्ट किस्म का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, लेकिन काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अच्छा, बाज़ दफ़ा मैंने ये सुना है कि आपको घर भी पसंद आ जाता है, सब चीज़ें सही क्लियर हो रही थी मगर बैंक जो है वो कर्ज़ा देने से मना कर देता है। ऐसा क्यों होता है? हालाँकि सब चीज़ें सही चल रही होती हैं, घर भी पसंद आ जाता है, इस चक्कर में घर भी बाज़ दफ़ा निकल जाते हैं क्योंकि ये होता है कि जी इतना टाइम के लिए घर को वो रिज़र्व नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पर क्या वजह होती है कि घर मिलने में इतनी देर लगाई जाती है? लेट्स से जी आपने म्यूनिख सिटी में एक घर पसंद किया, बिल्कुल, एक बंदा है जो घर बेच रहा है, उसने ऐड दी, आपने कहा जी ठीक है मैं आता हूँ, आप गए, आपने वो घर देखा, आपको पसंद आ गया। अब आपको वो घर पसंद आ गया, और आपने उनसे कहा कि जी ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड, और मैं आपकी आपने कहा जी इतने में मैं बेचूँगा, ठीक है, इतने में मैं लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने बैंक के पास जाना है, ठीक है? तो अच्छा, अब लोग यहाँ पे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं लोग यहाँ पे, कि लोग पहले घर पसंद करते हैं और फिर बैंक के पास जाते हैं। नो, दैट्स नॉट द राइट वे। बेसिकली आप कोई भी, अगर लेट्स से वो सब लोग जो हमें सुन रहे हैं और घर खरीदना चाहते हैं, आप लोगों का फर्स्ट जो एक्शन पॉइंट है वो ये है कि आप पहले बैंक्स के पास जाएं, पहले किसी बैंक के पास जाएं, किसी फिनेंसियरिंग बेराटर के पास जाएं। क्यों?
आप किसी बैंक के पास जाएँगे या किसी फ़ाइनेंसियरिंग बेराटर के पास जाएँगे, वो आपसे पूछेगा, वो आपसे कुछ एंकडाटन, कुछ फैक्ट्स, कुछ नंबर्स लेगा। वो कहेगा कि भई बताओ, कहाँ जॉब करते हो? पिछले कितने अरसे से जॉब कर रहे हो? अर्बाइतvertrag कैसा है? सैलरी कितनी है? बच्चे कितने हैं? किंडरगार्टन कितना मिल रहा है? ठीक है? इस तरह हुँ, की सारी चीज़ें वो आपको वो सारा डेटा लेगा। सारा डेटा लेने के बाद वो आपको एक एस्टीमेट बता देगा। वो आपको कहेगा कि मिस्टर एक्स वाई ज़ेड, आपका सारा डेटा हमने चेक किया है। आपके सारा डेटा के मुताबिक आपको मैक्सिमम इस रेंज के अंदर बैंक कर्जा दे सकते हैं। लेट्स से एक्स वाई जेड, मिस्टर एक्स वाई जेड ने सारा डेटा दिया, और उसकी सैलरी और सारा जो है फाइनेंशियल डेटा की बेस पे बैंक ने कह दिया कि जी आपको 5 से 6 लाख के दरमियान अमाउंट मिल सकती हुँ, है। यानी मैक्सिमम अगर आप अमाउंट चाहें तो 6 लाख यूरो तक हम आपको दे सकते हैं, उससे वो ज़्यादा नहीं देंगे। नाउ नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। नाउ यू नो दैट। अब आपको पता है कि जी ठीक है, बैंक ने मेरा सारा डेटा चेक किया और बैंक ने कहा है कि जी इससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर आप उस रेंज में घर देखते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है, आप इमो स्काउट पे जाते हैं, वेके के ज़ूट पे जाते हैं या किसी और ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं, और वहां पे फिर आप फिल्टर लगाते हैं कि भाई मुझे घर ही या अपार्टमेंट्स ही वो दिखाओ जिनकी प्राइस रेंज 5 से 6 लाख यूरो के दरमियान में है। ठीक है? ठीक तो है। फिर क्या होता है कि फिर आपको घर मिलता, आप घर विजिट करने गए, आपने वो अपार्टमेंट देखा या घर देखा, आपको पसंद आया, नाउ यू आर इन गुड हैंड्स, नाउ यू नो दैट ओके ठीक है, मुझे घर पसंद आ गया, और मैं आप उस अपार्टमेंट वाले बंदे को भी कह देते हैं कि जी ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड, और वेरी नेक्स्ट डे आप अब दोबारा उस बैंक के पास जाते हैं, दोबारा उस फाइनेंसियरिंग बेराटर के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि भाई ये देखें, ये वाला घर है, ये मैंने देखा है, ये पसंद किया, आपने मुझे कहा था कि जी ये आपकी रेंज में आता है। वो कहेगा जी बिल्कुल मैंने कहा था। वो उसी टाइम आपका अंतराग रेडी करेगा, अंतराग रेडी करके लिए फर्दर अप्रूवल के लिए भेज देगा। वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और इस तरह की चीजें, आपसे कुछ सैलरी स्लिप्स मांगेगा, आपकी अनमेल्ड शाइनिंग और मतलब वही जो फॉर्मेलिटीज जो होती हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की सारी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके तो वो फिर बैंक के साथ अंतराग कर देगा। तो ये रीजन है कि क्यों लोगों लोगों के लोन्स या फिनेंसियरिंग अंतराग अप्रूव नहीं होते, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग पहले घर देखते हैं और फिर बैंक के पास जाते हैं, और फिर वो बैंक वाला कहता है कि नहीं आपकी तो फाइनेंशियल कंडीशन ही ऐसी नहीं है, हम आपको कैसे दे दें, तो फिर वो लोन डिसअप्रूव हो जाता है, तो वो घर हाथ से निकल जाता है। तो ये रीजन है। तो अगर कोई फुल टाइम जॉब कर रहा है तो हाँ, पिछले 3 माह की Gehaltsnachweis चाहिए। अगर कोई Gewerbe चला रहा है तो पिछले 2 साल का Einkommensteuerbescheid तो हाँ, वो चाहिए। अगर कोई लेट्स से एक बंदा है जो कि रेस्टोरेंट का बिजनेस करता है, अब वो ठीक है। जॉब तो नहीं कर रहा, उसके पास Gehaltsnachweis नहीं है, बट स्टिल ही हैज Einkommensteuerbescheid, क्योंकि हर साल आपने Gewerbe का स्टोया या अपना Einkommensteuererklärung करनी होती है। तो पिछले 2 साल की Einkommensteuerbescheid, बैंक स्टेटमेंट्स और वो सारी चीज़ें, कि जिससे बैंक को ये पता चले कि इस बंदे की इतनी इनकम आ रही है। आ रही है, बिल्कुल। अच्छा एक मैंने सुना है कि बाउश-पार फटराक भी होता है जो कि करवाना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल बौश-पाफ-इतराक मैटर तो करता है और एक अच्छी हेल्प हो सकती है। उसमें बेसिकली बौश-पाफ-इतराक में जितना मुझे पता है कि आप एक शपाफ-इतराक जो है करते हैं, उसमें गवर्नमेंट भी कुछ पैसा इनपुट करती है, या जो इट्स लाइक एन इंश्योरेंस मॉडल, कि जिसमें कुछ पैसा आप डालते हैं, कुछ पैसा गवर्नमेंट डालती है। लेकिन अगेन उसमें कुछ टेक्निकैलिटीज़ हैं। मतलब उसमें हर बैंक या हर प्रॉपर्टी सेलर जो है वो बौश-पार-फितराक वाला पैसा एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगेन सारे का सारा पैसा आप बौश-पार-फितराक से नहीं ला सकते। बिल बेसिकली आपने बौश-पार-फितराक किया हुआ, आपने वहाँ से कुछ पैसा पकड़ना है, प्लस आपने किसी बैंक को इन्वॉल्व करना है, आपने दोनों चीज़ों को कंबाइन करना है, ठीक है? तो हुँ, बहुत सारे बैंक्स हैं जो वो कंबाइन नहीं करते, वो कहते हैं कि जी नहीं हम इस चीज़ को नहीं कंबाइन करते। लेकिन एज़ आई सेड कि मेरा उस पे कोई फर्स्ट हैंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने नहीं किया, तो मैं हुँ, उसका आंसर नहीं कर सकता इतने अच्छे ठीक है। तरीके से। लेकिन आई हैव हर्ड अबाउट दैट, और मैंने ट्राई भी की थी कुछ चीज़, मुझे जहाँ तक एक रफली मुझे याद पड़ता है, मैंने उसके बारे में काफ़ी रिसर्च भी की थी, लेकिन देन आई लेफ्ट इट, क्योंकि मुझे उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कंडीशंस और बहुत ज़्यादा पर्क्स एंड बेनिफिट्स नज़र नहीं आ रहे थे, तो फिर नहीं आ मैंने उसको छोड़ दिया था। कर लेना चाह रहे हैं। मैंने सुना है कि कुछ ख़ास बैंक होते हैं जो कि आपको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से जो है वो आपके पेपर एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर बाज़ बैंक जो है उनके पास से हमेशा मना ही होना होता है। तो इसकी क्या वजह है? क्या वाक़ई बैंक का इसमें रोल है या फिर हमारे अपने पेपर या हमारा अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट नहीं होता है?
नहीं, जो बात आप कर रही हैं ये किसी हद तक ठीक है। जर्मनी में कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं हुँ, और कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो नॉर्मल लेवल की स्ट्रिक्टनेस है उनकी, और कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही तंग नहीं करते। हुँ, हुँ, उसमें ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन बैंक्स हैं, वो ज़्यादा तंग नहीं करते। जिस तरह से मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो इंगडीबा जो हो गया, इंगडीबा एक ऐसा बैंक है जो कि बहुत ज़्यादा तंग नहीं करता। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तो वो आपको अप्रूव कर देगा। लेकिन अगेन एक साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे नेगेटिव है। अब हाँ, मैं इंगदीबा के पास भी गया था, मैं अपनी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इंगदीबा ने कहा कि जी आपके फाइनेंशियल नंबर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत बहुत सब कुछ ठीक है। मैंने कहा तो भई बट मैंने कहा यार नहीं, बट ना करो, बताओ। वो कहते हैं कि बट यू डोंट हैव अ जर्मन पासपोर्ट, यू डोंट हैव अ यूरोपियन पासपोर्ट। तो अच्छा, मैंने कहा यार मेरे नंबर्स देख लें, सब कुछ ठीक है। तो वो दे सेड कि ये बैंक की पॉलिसी है। तो अगर आपके पास जर्मन पासपोर्ट, या सॉरी मैं अगेन जर्मन कह रहा हूँ, अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट होता तो ऐसे आंखें बंद करके हमने आपका अंतराग अप्रूव कर देना था। तो हुँ। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी अप्रूव कर देते हैं, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी अप्रूव नहीं करते। जी, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम एक बना-बनाया घर लेते हैं, तो उसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं, जिनको हमें देख के फिर उस घर को खरीदना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने बहुत एहतियात से देखनी चाहिए आपको। अच्छा, उसमें एक बेस्टेंडे इमोबिलिया यानी बना-बनाया घर खरीदने की तको-दो से लेकर लैंड बाय करना और उसके ऊपर घर बनाना, इस पूरे प्रोसेस में जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसकी बेस पे आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करता हूँ। बिल्कुल। लेट्स से कि आपको कोई घर इंटरनेट पे किसी ने एडवर्टाइज़ किया, आपने वो देखा, आपको लगा कि यार अच्छा ये वो इलाका है जहाँ पे मैं खरीदना चाहता हूँ, घर भी अच्छा लग रहा है, गार्डन भी है, अब मैं इसको विज़िट करना चाहता हूँ। अच्छा, हुँ, पहली हमेशा जो पहली अपॉइंटमेंट है, वो आप खुद करेंगे। पहले आप खुद जाएँगे, आप जाके देखेंगे, वहाँ जाके आप देखेंगे कि घर की लोकेशन देखेंगे, घर में आप एंटर होंगे, गार्डन गार्डन देखेंगे, घर के अंदर घर में देखेंगे कि कितना पुराना है, उसके उसकी बेसमेंट में जाएँगे, बेसमेंट में से स्मेल तो नहीं आ रही, और घर का देखेंगे कि अंदर से घर का स्ट्रक्चर कैसा है, पेंट पेंट कैसा है, उसका प्लस्तर कैसा है, उसकी आउसन पुट्स, इनन पुट्स, और इस तरह की सारी चीज़ें आप एक एक इनिशियल फीलिंग लेंगे। देखिए, यू आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन, आपको नहीं, आप कोई हैंड वर्कर तो है नहीं, आपको ये तो नहीं पता चलेगा कि जी क्या मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, कैसे हुआ हुआ है, ये चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी पहले में, ठीक है? आप जाएँ, जाके घर में देखें, उससे उससे जेनेरिक क्वेश्चन करें, हाई लेवल क्वेश्चन करें, उससे पूछें कि जी अच्छा इस घर का जो एनर्जी बेदाफ़ है, जिसे कहते हैं कि आप इस घर में, आपको हाइसुंग पता है हाइसुंग, कि जी बिल्कुल, हाइसुंग कैसे है? अब हाइसुंग कौन-सी है? हाइसुंग ऑयल है, गैस है, रिन्यूएबल पे है, सोलर पे है, वैर्मेपुम्प पे है, लुफ्ट वैर्मेपुम्प पे है, एड वैर्मेपुम्प पे है, क्या है? किस कैसे हाई हीटिंग एनर्जी कैसे जनरेट हो रही है? फिर इलेक्ट्रिसिटी का क्या सेटअप है? और इस तरह की सारी चीज़ें ये देखें, पानी तो का क्या सेटअप है? ये सारी चीज़ें उससे पूछें, ठीक है? ये एक बेसिक जो है ना इनिशियल अपॉइंटमेंट पे ये सारी चीज़ें अपने पास नोट करनी चाहिए। अच्छा, ये अब कौन-सी चीज़ सबसे बेस्ट होगा? मतलब जैसे अभी आपने जो चीज़ें बताई हैं, इनमें अगर वो बताता है कि जी गैस पर है या इलेक्ट्रिक पे है, तो हमें कौन-सा ऑप्शन जो है वो हमारे हिसाब से सूटेबल होता है? देखें, गैस अगर आप नॉर्मल मेरे से पूछें तो मैं तो यही कहूँगा कि रिन्यूएबल बेस्ड सबसे अच्छा है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन रिन्यूएबल बेस्ड अब एक बना-बनाया घर जो कि आज से 15-20 साल या 30 साल पहले बना हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी पे तो नहीं होगा ना। तो बिल्कुल। वो मोस्टली मोस्टली वो गैस या उस पे ऑयल पे होगा। तो गैस वाली हाइसुंग भी ओके है, ठीक है, गैस वाली हाइसुंग है, ऑयल की हाइसुंग भी ठीक है। हर किसी के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसानात हैं, लेकिन जो ऑयल की और गैस की जो कंडीशन है, जब अब आप देखें ना, इस वक़्त जो हम बात कर रहे हैं, अब ग्लोबल सिचुएशन देखें, कि आप बिल्कुल, देखें पेट्रोल प्राइसेज़ कहाँ चली गई हैं। हुँ, रशिया के साथ रशिया-यूक्रेन वॉर ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। तो बिल्कुल। अब फॉसिल बेस्ड एनर्जी इज़ इज़ नॉट अ गुड वे, इज़ नॉट अ वे फॉरवर्ड। फॉसिल बेस्ड एनर्जी आपको हमेशा महँगी ही पड़ेगी, ठीक है? बिल्कुल, लेकिन अगर अब एक बना-बनाया घर है, उसमें अगर गैस लगी हुई है, अब लेट्स से गैस पे हाइसूँगा है, तो सिर्फ़ आप इस बेस पे अपना वो घर छोड़ तो नहीं देंगे ना, बाकी सब कुछ पसंद है, तो अब
देखिए बाकी दुनिया के साथ ही है ना आप। तो अगर डाउन द लाइन फिर आप ये कर सकते हैं कि चलें ठीक है, आप कहेंगे जी ठीक है, ये जो गैस की हाइसुंग है, मैं इसको 8 साल बाद, 5 साल बाद या 2 साल बाद व्हाटएवर जितना भी अरसा है, मैं इसको चेंज करके रिन्यूएबल बेस पे ले जाऊँगा। मैं यस, लुफ्ट वैक्यूम पे लगा लूँगा, मैं लुफ्टवासा वैक्यूम पे लगा लूँगा या कुछ और लगा लूँगा, रिन्यूएबल बेस पे चला जाऊँगा। लेकिन ये वो पॉइंट है। अच्छा, पॉइंट यहाँ पे जो देखने वाला है ना, जो इम्पोर्टेंट होता है, वो ये होता है कि जो गैस की या ऑयल की जो हाइसुंग है, वो है कितनी पुरानी? वो बिल्कुल। कितनी पुरानी है? उसकी 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 हालत क्या है? अब देखें, अब अगर गैस की हाइसुंग लगी हुई है या ऑयल के टैंक्स पड़े हैं, तो उन लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं ऑयल टैंक्स की, ठीक है? अब देखें कि आप ऑयल के जो टैंक्स हैं, उनकी वो कितने पुराने हैं? उनकी क्या सिचुएशन है? उनकी कैपेसिटी क्या है? साल में 1 दफ़ा फिल करना पड़ता है, 2 दफ़ा फिल करना पड़ता है और उसके लिए क्या कॉस्ट है? इस तरह की ये वो सारी चीज़ें जो है ना, ये देखना ज़रूरी होती हैं। तो आप हाइसुंग को इस तरीके से आप देखते हैं कि आप एक गूटाख्टा हायर कर लें, उसे कहते हैं गूटाख्टा। आप इंटरनेट पे लिखें ग्रुंडस्टुक नहीं, इमोबिलियन गूटाख्टा उसे कहते हैं, ठीक है? जी, आप गूगल पे सर्च करें, अपने इलाके में आपको बहुत सारे इमोबिलियन गूटाख्ता मिल जाएँगे। अब इमोबिलियन गूटाख्ता बेसिकली कौन होता है? वो एक ऐसा बंदा होता है, जिसको आप हायर करते हैं। वो आपसे 400, 500, 600 व्हाटएवर, वो तो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। क्या करेंगे? आप लैंडलॉर्ड के साथ एक दूसरी तरमीन बनाएँगे, एक दूसरी अपॉइंटमेंट बनाएँगे और उस अपॉइंटमेंट पे आप उसे बताएँगे कि दिस टाइम आई एम नॉट कमिंग अलोन, दिस टाइम आई एम ब्रिंगिंग माय ओन इमोबिलियन गूटाख्ता। तो वो कहेगा जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये आपका राइट है, कोई आपको रोक नहीं सकता। बिल्कुल, आप इमोबिलियन गूटाख्ता को साथ लेके जाएँगे, वो आपके साथ जाएगा, वो घर की एक-एक चीज़ देखेगा। वो देखेगा ईंटें कैसी लगी हुई हैं, कब की लगी हुई हैं, कैसा है, प्लस्तर कैसा है, क्यू 1 है, स्टैंडर्ड क्यू 2 है, क्यू 3 है, क्यू 4 है, हीटिंग का क्या स्टैंडर्ड है, कितनी पुरानी है, हीटिंग की रिमेनिंग लाइफ कितनी है, वो भी आपको वो एस्टीमेट देगा। पानी, इसके अलावा यानी एक-एक चीज़ वो आपको, जो गुड डॉक्टर ना, वो पूरी आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट दे देगा और उस बिल्कुल, डिटेल्ड रिपोर्ट के बाद बेसिकली वो आपको कहेगा कि यार इतने पैसों में ये जो घर है, ये सीम्स गुड। वो आपको एक एस्टीमेट बता देगा। वो कहेगा कि अगर लेट्स से एक बंदा, लैंडलॉर्ड 5 लाख माँग रहा है और बोर्डन कह रहा हूँ, इमोबिलियन गुटाक्टा आपको कहता है कि जी ठीक है, 5 लाख में ये घर ठीक है, मुनासिब है। तो फिर आपकी एक टेंशन रिलीज़ हो जाती है। आपको ये पता चल जाता है कि जी एक एक्सपर्ट बंदे ने सारा डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड इंस्पेक्शन के बाद इस प्रॉपर्टी की रेट लगा दिया। तो देन आप सेफ साइड पे हो जाते हैं। आप कहते हैं कि जी नाउ इट्स ओके, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है ना, देखें आप कोई ऐसा घर तो नहीं खरीदना चाहेंगे कि बिल्कुल, जिसमें आप घर खरीदें और उसके 6 महीने बाद आपको 1.5 लाख यूरो ऊपर लगाना पड़ जाए उसकी सनीरिंग पे। उसकी आप बिल्कुल, दोबारा से टोटल उसकी कंप्लीट दोबारा से सैनिटेशन करवा रहे हैं और सारा कुछ करवा रहे हैं, पाइप्स चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक की केबल्स चेंज हो रही हैं और वो मतलब पूरा सेटअप चेंज हो रहा है। तो आप ऐसा ऐसा घर तो नहीं आप पसंद करेंगे ना, तो ज़ाहिर कि जिसमें बेसिकली अननोन कॉस्ट इन्वॉल्व हो। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप सेकंड अपॉइंटमेंट पे गुड डॉक्टर लेके जाएँ और वो गुड डॉक्टर जो है, वो फिर बेसिकली आपको सारा एक डिटेल बता दे। तो इसमें अपने बैंक के पास जाएँ और वहाँ से उस प्रोसेस को आगे लेके जाएँ।